नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज हिंदी का जो आगे वाला वीडियो है वो लेके आया हूँ। सबसे पहले हमने हिंदी के 3 वीडियो डाल दिए गए हैं, उनको आप अच्छी तरह से देखना। हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था वर्ण विचार, और हमने वर्ण विचार में स्वर के 7 भेद पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे का शुरू कर रहे हैं। तो 7 नंबर हमने पढ़ा था स्वरों का जाति के आधार पर भेद। आज जो अपना शुरू है वो है 8 नंबर। तो 8 नंबर हम देखें तो वो है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। तो अपना 8 नंबर जो भेद है वो है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। यदि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर हम देखें तो स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अग्र स्वर, और नंबर 2 होता है मध्य स्वर, और नंबर 3 है वो है पश्च स्वर। तो इस तरह से जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर हम देखें तो स्वरों के 3 भेद हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे कैसे कि जैसे कुछ स्वर ऐसे होते हैं यदि हम जिनका उच्चारण करते हैं तो अपनी जिह्वा का जो अग्र भाग है क्रियाशील रहता है, और कुछ स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग जो होता है वो क्रियाशील रहता है। इस आधार पे हम देखें तो स्वरों के 3 भेद होते हैं। यदि हम अग्र स्वरों की बात करें, मध्य और पश्च स्वरों की बात करें, तो सबसे पहले आप मध्य स्वर याद रखना, और मध्य स्वर केवल होता है एक, और वो होता है ए। मध्य स्वर केवल ए होता है। उसके बाद में जिस भी स्वर की आकृति, जैसे हम 3 लिखें, 3 लिखने से बनती है यानी पश्च स्वर होंगे। जैसे हम देखें तो ए के बाद में यदि हम आ की आकृति बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 3 जैसी आकृति लिखते हैं। तो आ किया है पश्च स्वर है। इसके बाद हम तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, अब इनकी आकृति है वो पहले 3 लिखने से बनती है। तो इस तरह से हम देखें तो ये पश्च स्वर हैं जिनकी कुल संख्या 5 होती है, और जो मध्य स्वर होता है उनकी संख्या 1 होती है। बाकी जो स्वर बच गए हैं वो सारे अग्र स्वर होते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, ए, आई और री। इनकी संख्या कुल 5 होती है। इस तरह से हम देखें तो 5 और 5 10, 10 और 1 11। तो इन 11 स्वरों को जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ अपने जो स्वर वर्ण थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे जो वर्णों का दूसरा भेद था वो था व्यंजन वर्ण। तो अपने दूसरे जो वर्ण थे वो थे व्यंजन वर्ण। तो जो दूसरा भेद था वो था व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है। यदि इन व्यंजन वर्णों का हम भेद देखें तो इन व्यंजन वर्णों को अलग अलग आधार पर अलग अलग भेदों में बांटा गया है। सबसे पहला जो अपना आधार है वो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के
आधार पर। यदि हम प्रयत्न के आधार पर देखें तो प्रयत्न के आधार पे व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं। प्रयत्न के आधार पे व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं और वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर एक होता है स्पर्श व्यंजन, और नंबर 2 जो भेद होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 जो भेद होता है वो होता है ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से हम देखें तो प्रयत्न के आधार पे व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, जिनको समझने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। तो ये अपनी सारणी कंप्लीट हो गई है। अब यदि हम देखें तो प्रयत्न के आधार पे हम देखें तो ये जो पहले वाले हैं कैवरग, चैवरग, तैवरग, तैवरग और पैवरग, यानी कै, चै, तै, तै और पै, ये जो होते हैं, ये जो सभी हैं, इनके 5 जो सभी वर्ण हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यदि हम देखें तो कैवरग, चैवरग, तैवरग, तैवरग और जो पैवरग हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यदि हम इनकी कुल संख्या देखें तो इनकी कुल संख्या 25 होती है। इनकी जो कुल संख्या होती है वो 25 होती है। अब यदि हम देखें तो यह वाली जो लाइन है इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यह रे, ले, वे ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी कुल संख्या 4 होती है। उसके बाद में जो ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या भी कुल 4 होती है। श, श, श और है, ये जो होते हैं ये चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। इस तरह से हमने देखा कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों के कुल 3 भेद होते हैं। अब उसके बाद में व्यंजन वर्णों का जो दूसरा भेद है वो है कंपन के आधार पर। तो जो दूसरा भेद है वो है कंपन के आधार पर। इन्हें कंपन के आधार पे यदि हम देखें तो कंपन के आधार पे व्यंजन वर्णों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अघोष वर्ण और नंबर 2 होता है सघोष वर्ण। सघोष को घोष वर्ण भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो कंपन के आधार पे व्यंजन वर्णों के 2 भेद किए गए हैं। इन्हें भी समझने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। तो ये अपनी सारणी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब इस सारणी के अनुसार यदि हम देखें तो पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग के अंदर हम देखें तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है ये होते हैं अघोष वर्ण। इन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है इन्हें सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। इन्हें सघोष या घोष वर्ण कहा जाता है। उसके बाद यदि हम देखें कंपन के आधार पर य, रे, ले और वे की बात करें तो ये सघोष या घोष वर्ण होते हैं। और तीनों जो श होते हैं ये
अघोष वर्ण होते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अघोष वर्ण कुल कितने होते हैं। तो अघोष वर्ण कुल 13 होते हैं। तो अघोष वर्णों की संख्या कुल 13 होती है। प्रत्येक वर्ग के पहले दोनों और तीनों शय जो होते हैं ये अघोष वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के पहले दोनों की हम बात करें तो जैसे कै ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, तो ये कुल हो गए 10। तो 10 वर्ण ये हो गए और 3 वर्ण ये हो गए, और इन 10 और 3 का कुल योग करें तो कुल कितने हो गए 13। तो कुल 13 वर्ण जो होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कंपन के आधार पर। अब हम तीसरा भेद करते हैं और वो है तीसरा जो भेद है वो है श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर। श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर। श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर यदि हम देखें तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अलप प्राण। नंबर 1 होता है अलप प्राण और नंबर 2 होता है महाप्राण। नंबर 1 होता है अलप प्राण और नंबर 2 होता है महाप्राण। तो श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर जिन व्यंजन वर्णों का यदि हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो कुछ वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से जो श्वास निकलता है वो अधिक निकलता है और कुछ वर्णों के उच्चारण में कम श्वास निकलता है। तो जिसमें कम श्वास निकलता है उन्हें अलप प्राण और जिनमें अधिक श्वास निकलता है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। जैसे अपना हाथ ये अपने मुंह के आगे करके जैसे ही आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि किसमें श्वास अधिक निकल रहा है और किसमें कम। जैसे मैं बोलूं कै और कै बोल के मैं बोलूं ख कै ख, तो जैसे ही आप ख बोलोगे तो आपके मुख से जो हवा निकल रही है वो इससे टकराएगी, अपने हथेली को टकराएगी। तो किसमें हवा कम टकरा रही है और किसमें ज्यादा टकरा रही है। जिसमें कम टकरा रही है उसे हम अलप प्राण और जिसमें अधिक टकरा रही है उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो इस तरह से श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं, अलप प्राण और महाप्राण। इसको समझने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। यदि श्वास वायु के आधार पर हम देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अलप प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अलप प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अलप प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अलप प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अलप प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अलप प्राण। और यह लव ये जो होते हैं ये अलप प्राण में होते हैं। तो ये होते हैं अलप प्राण और शय वाली लाइन होती है महाप्राण। तो इस तरह से श्वास वायु के आधार पे हम देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला क्या होता है अलप प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अलप प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अलप प्राण। और यह वाली लाइन अलप प्राण और शय वाली लाइन महाप्राण में आती है। इस तरह से श्वास वायु के आधार पर या हम कहें कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों के